हेलो बच्चों। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि आगे क्या होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, ये तजुर्बा नया होगा, ये तजुर्बा नया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। कैसे हो बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? मचा रहे हो क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे अलग ही माहौल बना रखा है। आप लोगों ने कहा था मैंने डाउट भेजना। बच्चों क्या एक्साइटमेंट है यार, एक बच्चा डाउट भेजता है, दूसरा उसका सॉल्यूशन भेजता है। ये माहौल ही तो क्रिएट करना था, ये माहौल ही तो क्रिएट करना था। ये जो आप लोगों का एटीट्यूड है मदद करने वाला, ये आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगा। मैं देख रहा हूँ यार, ये वाले क्वेश्चन को लूँ क्या लेक्चर में, उसका नीचे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन भूमि ने पूछा, प्रतीक उसका सॉल्यूशन भेज रहा है। एक क्वेश्चन प्रतीक ने पूछा, भूमि उसका सॉल्यूशन भेज रही है। एक क्वेश्चन सौम्या पूछ रही है, उसका आंसर आयुष भेज रहा है। तो क्या माहौल बना दिया तुम लोगों ने यार, मजा आ गया ये देखकर। मतलब ऐसा मन हुआ कि वाह, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। और आज कुछ प्यारे प्रॉब्लम उसी टेलीग्राम ग्रुप में से लिए हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं करा चुका हूं आप लोगों को। कभी आप लोग पुराने लेक्चर देखोगे ना, 1 से लेके 5 तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने काफी बातें डिस्कस कर लिए, काफी सवाल लगा लिए। आज केवल ये सेशन आप लोगों के लिए, आपके डाउट लिए गए हैं। तो हेडिंग डाल लो, ये डाउट सेशन है। जिन बच्चों ने डाउट पूछा और जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला सवाल किसी बच्चे ने ही भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो को पॉज करो, देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। और ये आप टेलीग्राम ग्रुप को देखते रहा करो, सवाल जो आते हैं आप देखा करो यार, कोई अच्छा सवाल आ गया और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वही सवाल एग्जाम में भी आ जाए। तो क्वेश्चन आपने कर रखा होगा। एक चीज बता दूं, मैथमेटिक्स में जब सवाल खुद से बनता है ना, तो उसका एक अलग ही फील होता है कि यार ये सवाल बिना सॉल्यूशन देखे मुझसे बन गया। और ये चीज, ये फील कभी आप लोग ले पा रहे हैं इस क्वेश्चन को पॉज करके, आंसर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि ए बी आ गई, बातें अलग अलग आ गई, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए निकालने में। पर सवाल बहुत आसान है। सवाल को देखते हैं, सवाल का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ाकर। तो शुरू करें। तो देखो बच्चा, येलो पेन ले लेते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। सबसे पहले आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दिए 2 वेरिएबल्स में। कह रहा है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, दिमाग में ये सारी पिक्चर बन जानी चाहिए कि सर आपने फर्स्ट लेक्चर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमको ये कंडीशन याद है, हमको ये कंडीशन याद है। ये दिख तो रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। शायद वो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इधर लिख देता हूं उसको थोड़ा सा। ठीक, ये कंडीशन कभी आपके दिमाग में आ गई तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। पहली लीनियर इक्वेशन क्या लिखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ax प्लस y माइनस bx माइनस y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब क्या a1 है, क्या a2 है, क्या b1 है, क्या b2 है, केवल यही देखना था। तो मैंने तुम लोगों को बताया, पहली इक्वेशन का x कोफिशिएंट a1 होता है, पहली इक्वेशन का y कोफिशिएंट b1 होता है, और पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c1 होता है। तो ये a1 हो जाएगा। तो a1 आपको दिख रहा है, a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा, c1 आपका -7 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा। ये बात सबको समझ में आती है। इसी तरीके से यहां पे भी x का कोफिशिएंट कभी देखें तो इनको ओपन करोगे तो ये ax आएगा, इधर से bx आएगा। x कभी मैं कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा a माइनस b।
फिर इधर से ए वाई आएगा, उधर से प्लस बी वाई आएगा, कभी मैं वाई कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो यार सेकेंड इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो प्यारी लगेगी, क्योंकि उसके बाद ही कंपेयर कर पाओगे। इसको कंपेयर कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a2 की वैल्यू निकल गई। a2 की वैल्यू क्या निकली? a माइनस b। b2 की वैल्यू क्या निकली? दैट इज a प्लस b। और c2 की वैल्यू क्या निकली? वो उधर आएगा तो माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। ये पूरी टर्म इधर आएगी तो माइनस साइन के साथ हो जाएगी। वैल्यूज निकल गई बच्चा, अब तो निकाल सकते हो। ये सारी वैल्यू को अगले पेज में अपन सब्स्टिट्यूट कर देते उसमें कि भैया हमें पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन सबको पता है, तो बस इसमें अप्लाई करेंगे। a1 का वैल्यू कितना है? दैट इज 2 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है? दैट इज a माइनस b। b1 का वैल्यू कितना है? दैट इज 3 अपॉन b2 का वैल्यू कितना है? दैट इज a प्लस b। c1 का वैल्यू कितना है? तो c1 का वैल्यू है आपका माइनस 7 और c2 का वैल्यू कितना है? दैट इज माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरीके से बन गया। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो कुछ बन रहा है 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी। यहां से कुछ बन रहा है, ये देखो माइनस 3 भी उधर जाएगा। यार मैं ना कुछ स्टेप जंप कर जाता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, उसका एक तरीका है। कभी मैं यहां सारी स्टेप लिखूंगा तो फिर आप लोगों का दिमाग कैसे चलेगा? आप लोग कॉपी पे चलते हो ना लिखते हुए, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग केवल सुन रहे हो देख के हो, क्योंकि ये क्लास मैथमेटिक्स के पेन के बिना कभी आप लोग बैठे हो तो दिक्कत डेफिनेटली आएगी समझने में। मैं देखता हूं कमेंट कई बार कि सर यहां के बाद ये क्यों किया। ये क्यों होता है? क्योंकि आप साथ में कर नहीं रहे हो, ओरली सोच रहे हो, तो कभी कभार ये होता है नहीं क्लिक हो पाता है कि करा क्या आपने। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये 2a को इधर भेज रहा हूं तो 3a माइनस 2a हो जाएगा a, तो मैं सीधे RHS में लिख रहा हूं a। ये माइनस 3b को मैं इधर भेजूंगा तो वो प्लस 3b हो जाएगा, और इधर प्लस 2b पहले से था, तो ये मेरा एक रिलेशन तैयार हो गया। फर्स्ट रिलेशन a इक्वल टू 5b तैयार। अब इन दोनों को ले लेते हैं, तो जब इन दोनों को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू ये पूरा उधर जाएगा तो ये आएगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस b। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इसको इधर भेजा तो ये आया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ये आ गया। a का वैल्यू 5b है, यहां रख दो। 5b यहां रखेंगे तो 10b माइनस 4b कितना आ जाएगा? 6b। 6b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 1। यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी a का वैल्यू 5b। ये a की जगह 5b रख दोगे तो 5b इंटू 2b 10b हो जाएगा। 10b में से 4b जाएगा, 6b हो जाएगा। 6b बराबर 6, तो b बराबर 1। b आ गया 1, तो a आपको पता है दैट इज इक्वल टू 5b, तो 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1, मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, केवल ये कंडीशन लगानी थी। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बड़े आगे अगला सवाल आपकी डिमांड पर ये तो ये एक और सवाल आप लोगों ने ही पूछा है, पर ये सवाल बहुत ही मजेदार है क्योंकि ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नहीं, इसमें एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने स्पीड ऑफ बोट दे रखी है। कभी स्पीड ऑफ बोट नहीं देते, जो कि मैंने पिछली क्लास में कराया था एक प्रॉब्लम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, वहां पे डिटेल में डिस्कशन किया था कि क्या होता है बेसिकली। तो एक बार रिकॉल करा देता हूं वो कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अप स्ट्रीम क्या बताया था कि यार तुम नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी बोट को लेकर, मतलब बोट की स्पीड और नदी की स्पीड
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली जो तुम्हारी बोट की नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ रिवर, है ना, या स्ट्रीम बोल लो। बात समझ में आ गई। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तुम भी नदी के साथ बह रहे हो, मतलब नदी भी ऐसी जा रही है, तुम भी ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हारी जो बोट की स्पीड है और नदी की स्पीड दोनों एडअप हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में समय कम लगता है कहीं पे भी पहुंचने में, क्योंकि स्पीड तुम्हारी रिवर वाली भी मिल जाएगी तुमको, और बोट की तो जो स्पीड होती है वो तो है ही। तो जब स्पीड बढ़ गई तो ओवरऑल टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कभी सेम डिस्टेंस तुमको अपस्ट्रीम में ट्रैवल करना है तो तुम्हें कितना ज्यादा समय लगेगा, ये कॉन्सेप्ट कभी समझ में आता है तो ये सवाल बन जाएगा यार। अब वीडियो को पॉज करो, इतनी बातें कभी मेरी ध्यान से सुनिए तो ये क्वेश्चन तुम लोगों से बनेगा। तुम लोग कभी सारी बातें सुन रहे हो तो मचाओ फिर, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल का सवाल है ये तो। हाँ, इंपॉर्टेंट ये कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, इसमें बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शायद इसलिए आपका डाउट आ गया कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी पढ़ाया नहीं, बन गया। अरे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस जब निकाले थे तो सॉल्व करना तो सिखा रखा है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये सवाल बन जाना चाहिए था। देखो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या मानते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट, जो निकालना है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ये मान लिया मैंने कि रिवर की जो स्पीड है वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब क्या क्या दिया हुआ है देखो, अब तुम मानो, तुमको देखो क्या करना है, बोट की स्पीड तुमको दे रखी, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो तुमको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल वाटर में। वो कह रहा है 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, मतलब 24 किलोमीटर तुमको जाना है अपस्ट्रीम में और वापस आना है। वो कह रहा है 1 घंटा ज्यादा लगेगा 24 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो मैंने मान लिया कि यार जो टाइम है T1, ये टाइम है अपस्ट्रीम का, है ना, ये टाइम है अपस्ट्रीम का, मतलब जब तुम नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो 24 किलोमीटर, तो तुम्हारा जो टाइम लग रहा है वो तुमको मान लो T1 लग रहा है। और T2 ये सब तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, लेट द टाइम टेकन ओके ड्यूरिंग अपस्ट्रीम बी T1 एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम बी T2 फॉर कवरिंग 24 किलोमीटर डिस्टेंस। ये T2 जो है ये मेरा टाइम है डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। अब मैंने तुमको बोला कि अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है, सवाल में भी यही लिखा है कि उसको 1 घंटा ज्यादा लगा 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो T1 है, T1 मतलब टाइम टेकन बाय द बोट इन द अपस्ट्रीम कंडीशन, दैट इज एक्चुअली 1 प्लस T2। भाई 1 घंटा डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से ज्यादा लगा, तो ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है, उसमें 1 को ऐड कर लिया, ये अपस्ट्रीम वाला टाइम है। अब ये T1 T2 को तो हटाना है ना, तो T1 को क्या लिख सकता हूं, T1 इज एक्चुअली द टाइम 24 अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड होती है, स्पीड की मैं बात करूं अपस्ट्रीम में तो कितनी होती है, तो अपना जो टाइम है दैट इज T1, है ना, अपना जो टाइम है वो T1 है। कभी मैं स्पीड की बात करूं अपस्ट्रीम में तो वो कितनी होती है, जो भी स्पीड है बोट की कितनी है 18, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, ये आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, है ना। जो भी बोट की स्पीड है उसमें से रिवर की स्पीड को माइनस कर दोगे, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 18 प्लस x हो जाएगा। बात सबको समझ में आती है। ये वापस से वही स्पीड आपकी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की लिख दी। T1 होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी 18 माइनस x, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर कम, मतलब ओवरऑल T1 की वैल्यू ज्यादा, इसीलिए मैं कह रहा था अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। सब चीजें लॉजिकल है। T2 टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 24 ही है, सेम डिस्टेंस ना, वापस उसी स्पॉट पे आना है, सेम स्पॉट पे जाना है, मतलब 24 किलोमीटर तुम ऐसे गए फिर वापस आओगे तो नदी के डायरेक्शन में ही आओगे,
तो अब तुम्हारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी 18 प्लस एक्स। बस ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। एक ही इक्वेशन बनानी है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो हमारा क्या है, T1 इज इक्वल टू 1 प्लस T2। T1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड होती है 18 माइनस एक्स, 1 प्लस T2 24 अपॉन 18 माइनस 18 प्लस एक्स। इसको इधर भेजेंगे, 24 कॉमन निकल सकता है, ये ऐसे 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 24 कॉमन निकला, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। उधर भेज दो, 24 को इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर चला जाएगा, इधर एलसीएम ले लो, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। ये 18 प्लस एक्स इधर आया, माइनस 18 माइनस एक्स आएगा, है ना, इक्वल टू में 1 अपॉन 24 आ जाएगा। ये 18 और 18 कैंसिल, x और x इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, इधर देखो a प्लस बी ए माइनस बी इधर लिख दूं मैं, 324 a स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, अपॉन में बच्चा कितना है 24 है, ठीक, ये 24 इसको इधर भेज दिया, है ना, और ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, इधर भेजा 48x हो जाएगा, ये 324 हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इनको इधर लाते हैं, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो अभी मैंने तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया तो नहीं है, पॉलिनोमियल में बस एक ही मेथड बताई थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कभी सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं सोच पा रहे हो तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी शुरू होने वाला है कल से, तो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देंगे, सीधे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। अभी के लिए सोचो, ऐसे दो नंबर पी और क्यू, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -324 हो और एडिशन करने पर +48 आए, तो मेरे दिमाग में तो आ गए, तुम्हारे दिमाग में आए कि नहीं। P की वैल्यू 54 और Q की वैल्यू -6 कभी होगी, P की वैल्यू 54 और Q की वैल्यू -6, तो 54 माइनस 6 यस 48 आ रहा है, 54 इंटू -6 यस -324 आ रहा है, तो इस 48 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर बन गए, x प्लस 54 माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर और एक वैल्यू आ रही है -54 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड नेगेटिव में हो सकती है? वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड नहीं हो सकती है नेगेटिव में। और -54 मतलब समझ रहे हो तुम? -54 का मतलब समझ रहे हो? जो तुम्हारी स्पीड ऑफ बोट है वो तो 18 ही है ना, तो कभी भी तुम किसी स्पॉट पे पहुंचना चाहोगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी वो वैल्यू, केवल एक वैल्यू आई, दैट इज स्पीड आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, लिख सकते हो वहां पे नेगेटिव स्पीड विल बी नेग्लेक्टेड। तो यहां पर x की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। नोट करो आराम से, इत्मीनान के साथ, आंसर आ गया इसका 6 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, मैं हट जाता हूं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये यूपी बोर्ड का एक प्रॉब्लम आप लोगों ने ही पूछा था। ये कौन सा टाइप है? इक्वेशन दैट कैन बी रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां पे देखे अपन तो x की पावर -1/2 है, y की पावर -1/2 है, पर मेरे को समझ में आ रहा है कि कभी लेट 1/√x को मैं u मान लेता हूं और 1/√y को मैं v मान लेता हूं, तो ये सवाल खत्म हो गया। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू 1। एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे वाली को 1 से, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू 1। ये माइनस खत्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 6 15v इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है?
क्या करा अपन ने, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि u के कोफिशिएंट सेम हो जाए, 4 चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली को 1 से कर दिया। तो पहली वाली को 2 से करेंगे तो कुछ ऐसी बनेगी 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, नीचे वाली को 1 से करेंगे तो 4u माइनस 9v इक्वल टू 1, और फिर माइनस कर दिया तो u एलिमिनेट हो गया, ये जो u है ये एलिमिनेट हो गया, है ना। और 6v माइनस का प्लस हो जाएगा, 15v, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो v की वैल्यू यहां से आ रही है, v की वैल्यू यहां से आ रही है 3/15, दैट इज इक्वल टू 1/5। किसी भी इक्वेशन में रख दो जो प्यारी लग रही हो तुमको, मैं इसमें रख रहा हूं 2u प्लस 3v, v की वैल्यू 1/5 रख दी, इज इक्वल टू 2, तो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 3/5, यह आ जाएगा आपका 7/5, 2u, u कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7/10, u कितना आ जाएगा 7/10। कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये आ गया आपका u, ये आ गया आपका v, u आ गया 7/10, v आ गया 1/5, u आ गया 7/10। यहां पे सवाल खत्म नहीं होता है, आपको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू। आपको पता है u आपका है 1/√x की वैल्यू, और u की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज इक्वल टू 7/10, है ना। तो मेरे को अभी देखना है, तो ये 1/√x 7/10 के बराबर है। अब मेरे को पता है यहाँ पे x की पावर कितनी है 1/2, मेरे को x बनाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/x, क्योंकि √x का स्क्वायर हो जाता है x, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 100/49 इज इक्वल टू x। किस किस को समझ में आई बात, कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, इधर आ जाएगा x, इधर चला जाएगा 10 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 7 स्क्वायर। इसी तरीके से v तुम्हारा है 1/√y, और वो किसके बराबर आया, 1/5 के आया ना, तो y कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। v आपका कितना था, v आपका था 1/5, v 1/5 था, 1/√y के इक्वेट कर दिया, स्क्वायरिंग करी, तो ये y हो जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 25 आ जाएगी। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आ गई बात समझ में। तो u v की वैल्यू निकालने के बाद x y की वैल्यू निकाल लेना, ये प्यारा प्रॉब्लम है। इसमें तुम लोगों का लेंथी कैलकुलेशन जा रहा होगा कि क्या करें, a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 2 है ना। और अगला क्या है, a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3 है। तो यहां पे ये हो रहा होगा कि कैलकुलेशन लेंदी जा रही होगी और x और y की वैल्यू तुम निकाल नहीं पा रहे होंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान से देखो इनको, ध्यान से इनकी इक्वेशन को देखो। क्या लिखा है, a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2। a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3। अब तुम इधर देखो ध्यान से, क्या कुछ दिख पा रहा है। यहां पे मैं देखूं तो ये प्लस 2bx है, ये माइनस 2bx है, ये माइनस by है, ये प्लस by। कभी मैं इनको ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। मैं पहली स्टेप क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में को इक्वेशन 2 से ऐड कर रहा हूं। तो मेरे को समझ में आ रहा है यार, ये माइनस 2bx और प्लस 2bx खत्म हो जाएंगे, ये ax प्लस ax हो जाएगा 2ax, है ना। मतलब मैंने जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड किया तो मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, प्लस 2by, क्योंकि माइनस by और प्लस by भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2ay, सॉरी by नहीं आएगा, 2ay, अरे 2ay प्लस 2ay तो 4ay, 4ay है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5, ये आ गया। अब माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते, इस इक्वेशन का नाम दे देते तीसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2b प्लस 2b हो जाएगा, ये हो जाएगा 4bx, है ना। माइनस फिर से करेंगे, माइनस फिर से करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2by
इज इक्वल टू -1। ये तुम्हारी इक्वेशन 4 हो गई। सवाल अब थोड़ा आसान लग रहा है, केवल इन दोनों को इक्वेशन को देखो, आप 1 और 2 को भूल जाओ। अब कुछ चीजें समझ में आ रही है, अब चीजें आसान हो गई है, अब चीजें थोड़ी आसान हो गई है, अब सॉल्व किया जा सकता है जल्दी से। 2ax प्लस 4ay इज इक्वल टू 5, है ना। और क्या है, 4bx माइनस 2by इज इक्वल टू -1। अब देखो यहां 4a है, यहां 2b है। कभी मैं यहां पे इंटू b से मल्टीप्लाई करूं, मैं एक्चुअली y को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 4ab। अब यहां भी 4ab बनाना है ना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, कभी मैंने 2a से मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा -4ab, और वो देखो ऊपर क्या बन रहा है, 2abx ये बना, प्लस ये क्या बन रहा है, 4aby इक्वल टू 5b, और इधर 2a से मल्टीप्लाई करा इस वाली इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगी, 8abx है ना माइनस 4aby इज इक्वल टू -2a, है ना। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 4aby कैंसिल, ये बन गया 10abx इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। यहां से समझ में आया कि x बराबर 5b माइनस 2a अपॉन 10ab, ये अपनी x की वैल्यू हो गई। इसको और अलग से लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 5b अपॉन 10ab माइनस 2a अपॉन 10ab, a से a कैंसल, 5 ये कुछ बन रहा है 1/2a माइनस 1/5b। ये अपना फाइनल आंसर आ गया x का। a और b के टर्म्स में ही आएगा आंसर, ये तो समझ में आ गई बात। सॉल्व ऐसे हो गया, कितना इजीली कैलकुलेशन कितने इजी हो गए। कभी तुम यहीं पे पहली और दूसरी इक्वेशन में ही एलिमिनेशन लगा देते कि इस वाली इक्वेशन को a माइनस 2b से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाली को a प्लस 2b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x का कोफिशिएंट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर तो बन जाता, पर कैलकुलेशन टफ हो जाती, इधर भी तुमको खोलने पड़ते ब्रैकेट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, फटाफट सॉल्व करने की बजाय 2 मिनट रुको, मुस्कुराओ। क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होने के लिए, और कम समय में सॉल्व होने के लिए, तो सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई, किसी भी प्यारी इक्वेशन में तीसरी और चौथी में से जहां मन पड़े वहां रख दो, जहां मन पड़े वहां रख दो x की वैल्यू। मैं सोच रहा हूं फोर्थ में रख देते हैं, है ना, फोर्थ में रख देते हैं। तो फोर्थ में रखें 4bx, क्या बन रहा है ये, 4bx माइनस 2by इज इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू अपन ने रख दी है 4b, ये वाली रख देते हैं 5b माइनस 2a अपॉन 10ab माइनस 2by इज इक्वल टू -1। इसको उधर भेज देते, इधर ले आते, +1 हो जाएगा, ये उधर जाके 2by हो जाएगा, है ना। ये b से ये b कैंसिल, ये 2 जा, ये 5 जा, ठीक। ये क्या बन रहा है देखो अब जरा, 2 5 जा 10b बन रहा है, अपॉन में क्या है 5a है, ठीक है, माइनस 2 2 जा क्या बन रहा है 4a बन रहा है, अपॉन में क्या है 5a है, ठीक है, बढ़िया, कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो ये a से a भी कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। सारी बातें समझ में आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है। कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन तैयार हो गई है। क्या हुआ है देखो, 2b अपॉन a माइनस 4/5 + 1, तो ये क्या बन रहा है 1/5 ही बन रहा है। इसको अपन सीधे लिख सकते हैं +1/5, 1 में से 4/5 जाएगा तो +1/5 देगा, इज इक्वल टू 2by बनेगा। अब 2b को इधर लाएंगे, इधर 2b को लाएंगे तो ये क्या बनेगा 1/a प्लस 1/10b इज इक्वल टू y। ये कुछ इक्वेशन y की आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। सॉल्व करने पर एक बार कैलकुलेशन देख लेना, सारी चीजें वैल्यू सब्सटीट्यूट करी मैंने। यहाँ पे 5b माइनस 2a अपॉन 10ab,
सॉल्व करा, आंसर तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से सबका यही आंसर आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन को देखो और आंसर कभी ये आ रहा है तो बोल दो चमक रहा है सारी बातें। तो यार ये सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई थिंक कि कभी सोचोगे तो इजी वे में इसको कर सकते हो। और ये मुझे इजी वे लगा कि पहले जो गिवन इक्वेशन है उनको ऐड कर लिया, जो गिवन इक्वेशन है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो नई इक्वेशन क्रिएट कर ली, फिर उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। और ये सोचोगे कैसे? जब प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा और चीजें समझ में आएगी। अब ये एक और सवाल आप में से ही किसी ने भेजा है। ये सवाल क्या पता आप लोगों को इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आई, क्योंकि सवाल आसान था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज इसको क्लिक करना था। मैंने बोला था जब भी वो बात करे टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है? लेट माई टू डिजिट नंबर बी, क्या तरीका होता है? 10x प्लस वाई। कभी नंबर x y है, मतलब नंबर कभी 43 है तो लिखेंगे कैसे? 4 इंटू 10 प्लस 3, मतलब ये 4 क्या है? बेसिकली x है, और y क्या है? 3 है, मतलब अपन ने कैसे लिखा? 10x प्लस वाई। इस तरीके से लिखा। किसी भी टू डिजिट नंबर को इसी तरीके से लिखते हैं, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते और उसमें फिर वंस प्लेस को ऐड कर लेते। ये बात भी बता चुका हूं, केवल रिवाइज कराने के लिए। तो अपन ने नंबर अज्यूम कर लिया 10x प्लस वाई। अब टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट। अब देखो सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? कभी मेरा नंबर एक्स वाई है, लेट माई टू डिजिट नंबर भी एक्स वाई है ना। कभी मेरा टू डिजिट नंबर एक्स वाई है तो मुझे एक चीज बताना, कभी मेरा नंबर टू डिजिट है एक्स वाई है तो सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? एक्स प्लस वाई। अब वो क्या कह रहा है कि टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट, ये सम ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। मल्टीप्लाई करा 8 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 से, और बाय एक तरीका तो ये, इससे आपको मिल जाएगा आपका टू डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस वाई। और एक तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस ऑफ द डिजिट, ये आपका x माइनस वाई है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस ऑफ द डिजिट को 16 से और ऐड कर दिया 3 से, तो भी मेरा नंबर मुझे मिल जाएगा। ये मेरा नंबर था भाई, नंबर एक्स वाई है, पर उसको लिखोगे कैसे? 10x प्लस वाई के फॉर्म में। भाई नंबर एक्स वाई है, पर टू डिजिट नंबर को जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो एक्स वाई तो लिख नहीं सकते हो भाई, एक्स वाई तो लिख नहीं सकते हो ना। बात समझ में आई? उसको लिखने का तरीका तो यही होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? 10x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 4 होगी तो 10 इंटू 4 40 प्लस 3 43 बनेगा। इस तरीके से किसी भी नंबर को, टू डिजिट नंबर को लिखते हैं। अब उन्होंने पहले बोला कि उसकी सम ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 8 से और सब्ट्रैक्ट कर दो 5 से तो नंबर आ जाएगा। फिर कहा डिफरेंस ऑफ द डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 16 से और 3 ऐड कर दो तो नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन को कभी मैं देखूं तो 8x 8y, ये क्या बन रहा है? 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। उनको उधर भेजोगे तो ये बनेगा 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन तैयार हो गई। एक और देखें तो 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब देखो इसको इधर ले आते हैं, 6x माइनस 17y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। 6x बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली को, तो 6x बन जाएगा x का कोफिशिएंट। तो ये बना 6x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 21y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4y, इधर आ जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, किसी में भी पुट कर लो तो x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। इसमें पुट कर ले क्या? इसमें कर लेते हैं, है ना। इसमें कर लो पुट, या इसमें कर लो पहली वाली में 2x, जिसमें भी मन पड़े उसमें कर लेना। माइनस 7y है,
है ना, तो -7y चमक तो रहा है ना, कैलकुलेशन जल्दी हो गई क्या? 2x -21 + 5 कितना होता है? 16, उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 8। x 8 है, y 13 है, y 3 है, तो नंबर क्या हो जाएगा? 83। नंबर क्या हो जाएगा? 83। अब देखो जो सवाल बोला है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट क्या था? कभी नंबर 83 है, कभी नंबर 83 है, तो सम ऑफ द डिजिट कितना होगा? 11। 11 है ना, सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88, 88 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 83 ही आ रहा है, मतलब अपन ने बिल्कुल सही किया। दूसरा क्या कह रहा है? मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस, 8 - 3 कितना आ रहा है? 5, 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 80 में 3 को ऐड करोगे तो अगेन 83 ही आ रहा है। तो जो लिखा है उसी तरीके से सॉल्व किया है, मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज लिखी होगी, तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होगी और फिर मचाना होगा। तो बस ये इस तरीके से अप्रोच करना है, किसी भी सवाल को सॉल्व करना है। तो जो लिखा हुआ है कि भैया आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8, तो ये सम ऑफ द डिजिट है, ये 8। आखिरी में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 83। मेरे ख्याल से सबको सारी बातें समझ में आ रही होगी, सब लोग मचा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, एक और प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए। अब ये वाले में भी क्या करना है? 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो, तो ये तुम्हारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। देखो क्या बन रहा है, ये a² u माइनस b² v इज इक्वल टू 0, है ना, और ये बना a² b u, है ना, प्लस b² a v इज इक्वल टू a प्लस b। मतलब 1/x को u मान लिया, लेट 1/x बी माई u एंड 1/y बी माई v। तो जहां जहां 1/x लिखा था वहां u कर दिया, जहां जहां 1/y लिखा था वहां v कर दिया। अब देखो ये पहली इक्वेशन से एक चीज समझ में आ गई कि जो a² u है वो इक्वल है b² v के। तो यहां से v की वैल्यू डायरेक्टली निकल रही है a²/b² इंटू u। पुट करना चाहो तो कर लो, a² b u, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहा हूं तो b² a। अब जो v की वैल्यू है, कभी इधर आगे बढ़े अपन यार, ये a² u/b² इज इक्वल टू v। इसको पुट कर देते हैं, a² u/b² इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये बन गया कुछ ऐसा। a² का भी कॉमन, a² u का भी कॉमन निकाल ले, ये बन रहा है a प्लस b, उधर भी क्या बन रहा है? a प्लस b। a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, u का वैल्यू डायरेक्टली आ गया 1/a²। u 1/a² आ गया, तो आपको पता है u अपन ने 1/x माना था, मतलब 1/x a² आ गया, तो x का वैल्यू a² के बराबर होगा। कभी u तुम्हारा आ गया 1/a², यहां पुट कर दोगे तो v तुम्हारा आ जाएगा 1/b²। भाई u की वैल्यू 1/a² रखोगे, a² से a² कैंसिल, तो ये 1 इक्वल टू b² v, तो v की वैल्यू आ गई 1/b², और v क्या था? 1/y, तो 1/y आया b 1/b² के, तो y कितना आ गया? b² के बराबर। कितना इसीलिए सवाल हो रहा है यार। कुछ भी नहीं है, केवल आपको इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ पे 1/x को मैंने u मान लिया, 1/y को v मान लिया, और फिर सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दी। तो ये आपको सोचना रहेगा कब कौन सी मेथड यूजफुल होगी। यहां पे डायरेक्टली मैं निकाल सकता था यार v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u, तो मैंने ये निकाल लिया, यहां पे पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, जहां पे v u लिखा था वहां से u की वैल्यू निकाल ली, u निकल गया तो 1/x आ गया, और फिर 1/x आ गया तो x भी आ गया। इसी तरीके से u की वैल्यू को उसमें पुट किया v वाले में, तो यहाँ पे u की वैल्यू रखो 1/a², कैंसिल हो जाएगा, तो 1/b² v की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू b² के बराबर आ गई। ठीक है, बड़े आगे। ये भी आपका एक और वर्ड प्रॉब्लम, मतलब जो क्वेश्चन बच गए थे आपने पूछ लिया कि यार ये भी करा ही लो डिस्कस, है ना। एक भी क्वेश्चन खुद से तो करना हमें है नहीं। चलो, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, ध्यान से सुनना इन बातों को। क्या कह रहा है
कि एक रेलवे की हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट। मतलब जो हाफ टिकट लोगे उसमें जो फुल फेयर है ना उसका आधा लगेगा, मगर रिजर्वेशन के जो चार्जेस है वो तो पूरे ही लगेंगे। इज द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। तो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द बेसिस फर्स्ट क्लास फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज। तो लेट द फर्स्ट क्लास फेयर बी एक्स, है ना, एक्स रुपीस, एंड द रिजर्वेशन चार्ज बी वाई। ठीक, अब क्या कह रहा है, बहुत ही सही है कि रिजर्वेशन के चार्ज तो हाफ टिकट में भी उतने ही लगेंगे, पर हाफ टिकट में जो फेयर है, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास फेयर है, कहां से कहां जा रही है ट्रेन, मानो दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो दिल्ली से मुंबई जाने का, दिल्ली टू मुंबई जो फेयर है फर्स्ट क्लास का वो माना मैंने एक्स रुपीस है और रिजर्वेशन चार्ज वाई रुपीस है। ठीक, तो क्या कह रहा है, पहले सुनना, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई नहीं, मुंबई टू दिल्ली है। ठीक, तो मुंबई टू दिल्ली जा रहे है ना, मुंबई टू दिल्ली। अब देखो पहली लाइन क्या लिखी, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150 रुपीज, while one full and one half reserved, देखो one full and one half reserved first class ticket cost, यहां पे बात समझने की है, ये जो सेकेंड लाइन लिखी है वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 6255। सबसे पहली लाइन तो क्या है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, तो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट मतलब x प्लस वाई, रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली दैट इज 4150, क्योंकि रिजर्व्ड भी है और फर्स्ट क्लास टिकट है पूरी मुंबई से दिल्ली तक, तो पूरा फेयर लगेगा एक्स भी और वाई भी। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होता है दूसरी इक्वेशन बनाने में, क्या लिखा है, वन फुल एंड वन हाफ, पहले एक फुल टिकट तो लेनी है और एक हाफ भी लेनी है, तो फुल टिकट तो एक्स प्लस वाई होती है, प्लस अब एक हाफ टिकट लेनी है ना, हाफ रिजर्व्ड, तो हाफ टिकट में जो रिजर्वेशन के चार्ज है वो तो पूरे लगते हैं, पर जो टिकट का फेयर है वो आधा हो जाता है, तो टिकट का फेयर आधा हो जाएगा प्लस जो रिजर्वेशन का चार्ज है वो पूरा लगेगा, तो ये हो जाएगी कॉस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 6255। कर लो सॉल्व, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को बनाते हैं, तो अपना पहली इक्वेशन तो लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4150, है ना, और दूसरी इक्वेशन का भी मैं देखूं तो x प्लस एक्स बाई टू दैट इज 3x/2, है ना, प्लस y दैट इज 2y इज इक्वल टू 6255। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि आप कभी x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लो या y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लो तो x आ जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दी क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से करके बता दिए। तो ये y की वैल्यू पहली इक्वेशन से x के टर्म्स में आ गई, उसको दूसरी में पुट कर देते हैं, तो 3x/2 प्लस y की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं 4150 माइनस x इज इक्वल टू 6255। सबको समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और बस सॉल्व करना है, और लगा रहे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। 2 × 0 0, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2 3, 2 4 जा 8, माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 3x अपॉन 2, इधर आएगा 6255। ठीक है, अब 3x/2 माइनस 2x, इनको दोनों को उधर भेज देते x वाली टर्म, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3x/2, और इसको इधर ले आते हैं 8300 माइनस 6255, ये कितना आ रहा है 5402। 2। 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
2045 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 4x माइनस 3x दैट इज x बाय 2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 5 10 1904 4090 रुपीज। फेयर है टिकट का, फुल फेयर आ गया। रिजर्वेशन कितना आएगा, तो आपको y की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 4150 माइनस 4090 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0, 15 में से 9 गए तो 6, और ये आ जाएगा आपका 15 में से 9 गए 6, इधर आ जाएगा 0 0, बेसिकली 60 रुपए है ना। रिजर्वेशन चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 60। ओके, एंड जो फेयर है वो आ गया आपका 4090। पूरी बात समझ में आई, सबका यही आंसर आ रहा है। जो टिकट का फेयर है दैट इज एक्स वाया 4090, तभी इन दोनों का एडिशन 4150 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये भी आप देख लेना, वेरीफाई भी कर सकते हो जो आपने सॉल्व किया वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक, चलो, ये एक प्यारा सा प्रॉब्लम आप में से ही किसी ने भेजा है। करो भैया वीडियो को पॉज करके। द पेयर ऑफ इक्वेशन 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 है ना, और 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको, कि यहीं पे कर दूं, यहां पे कर देते, जगह है। तो देखो 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। पहली इक्वेशन को देखो, 81 क्या है, बेसिकली 81 कुछ नहीं है, 3 की पावर 4 है। इस 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4। ये क्या हो गया, 3 की पावर x प्लस वाई। भाई 81 के जब तुम फैक्टर करोगे, 81 के तुम फैक्टर करोगे तो 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1, तो 3 की पावर 4 आपका 81 होता है। उस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया। तो बेसिकली अपन ने इनके दोनों के बेसिस सेम कर दिए, तो पावर क्या होगी, कभी नंबर इक्वेट है तो पावर दोनों की बराबर होगी। तो यहां से समझ में आ गया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 के बराबर। अब ये है 81, सेकंड इक्वेशन को देखें तो 81 की पावर x माइनस वाई है। ये तो आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, इक्वल टू 3 है। अब ये 81 को भी मैं वापस से लिख सकता हूं 3 की पावर 4, ये x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको वापस से देखें तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 4y इक्वल टू 3 की पावर 1। अगेन बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं। तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, यहां से आया x माइनस वाई बराबर 1/4। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। किसको नहीं समझ में आया, अरे यहां से 4 कॉमन निकालो तो यह आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1/4। अब तुम्हारी पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 4, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 1/4। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2x, y एलिमिनेट हो गया, 4 प्लस 1/4 दैट इज 17/4 बराबर 2x। तो x आ गया आपका 17/8। x आ गया तो y अपने आप निकल जाएगा, यहां से देख सकते हो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू पुट कर दी, 17/8 माइनस 1/4 बराबर y। एलसीएम आ गया 8, 17 माइनस 2 बराबर y, यह आ जाएगा 15/8 बराबर y। यूनिक सॉल्यूशन ही आ रहा है, x और y की वैल्यू आ रही है यूनिक, है ना। तो अब देखो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल सही बात है, यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन सही है ना, यूनिक सॉल्यूशन आया ना। और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 2 16, 1 17/8 और 15/8। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं आ रहे और नो सॉल्यूशन नहीं आ रहे। आप देख पा रहे हो इक्वेशन का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो दे रहा है। देख पा रहे हो a1/a2 1/1 इज इक्वल टू -1 नहीं होता है, तो नॉट इक्वल आ गया। इस इक्वेशन को देखो ना, 1/1 इक्वल टू 1/-1 नॉट इक्वल आ गया ना। बस
ये लगाना था लॉजिक, ये वैल्यूज आ गई। 17/8 को 17/8 को आप लिख सकते हो, इधर 8 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 1, इस तरीके से 2 1/8। इसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकते हो, इधर 8 लिखा, 8 1 जा 8 और ये 7। तो यही दोनों आपके लिखे हुए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। करा होगा बचपन में 15/8, नहीं याद है तो एक बार बता देता हूं। देखो 15 8 8 1 जा 8, 7 रिमाइंडर आया तो अपन कैसे लिखते हैं, ये 8 लिखा, जो क्वोशंट आता है वो इधर लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो इधर लिखते हैं। तो 17/8 करा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसी तरीके से कंफ्यूज मत होना, ये वही बातें लिखी गई है। तो सेकेंड एंड फोर्थ बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। यूनिक सॉल्यूशन भी आ रहा है प्लस ये वैल्यूज आ रही है। बड़े आगे चलिए, ये आपकी लास्ट क्लास का होमवर्क प्रॉब्लम था और आज की क्लास का डिस्कशन यहीं पे खत्म होगा। अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। देखो क्या कह रहा है, बहुत अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए कि यार पाइप वाला आ गया या टाइम वर्क वाला आ गया, जहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन वाली चीजें हो, कि कभी मैं यहां पर पाइप ज्यादा कर लूं, मतलब 2 पाइप की जगह 3 पाइप लगा दूं, 4 पाइप लगा दूं, है ना, तो मेरा बेसिकली समय जो है वो कम लगेगा कि उसको टंकी को भरने में, है ना। तो ये किसी एक चीज को बढ़ाने से किसी दूसरी चीज का घटना, जब भी इस तरीके के सवाल तुम्हारे पास आते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज यूनिटरी मेथड, कि यार इट कैन टेक 12 आवर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सबने आंसर निकाल दिया था, बहुत अच्छी बात है और करेक्ट आंसर आया है आप लोगों का। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं कर रहा हूं कि देखो 12 घंटे लगते किसी स्विमिंग पूल को भरने में 2 पाइप की हेल्प से। एक पाइप बड़ी डायामीटर का है, ये मान लो एक पाइप है मेरा, और एक पाइप छोटी डायामीटर का है ना, इस तरीके से। ये मेरा छोटा पाइप है, ये मेरा बड़ा पाइप है, ठीक। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायामीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डाया 9 आवर, ओनली हाफ द पुल कैन बी फिल्ड। सबसे पहले क्या लिखा है, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, 12 घंटे लगे पूरे स्विमिंग पूल को भरने में इन दोनों की पाइप की मदद से। मतलब 12 घंटे तक इसको भी चलाया, 12 घंटे तक इसको भी चलाया, और स्विमिंग पूल जो है वो तुम्हारा भर के तैयार है। तो अब तुम्हें केवल डुबकियां मारनी है ना। तो 12 घंटे इसको भी चलाया और 12 घंटे इसको भी चलाया, तो 12 आवर और 12 आवर। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है कि दोनों को कितना समय लगेगा। तो मान लो बड़े वाले पाइप को x आर से लगते हैं पूरे स्विमिंग पूल को अकेले भरने में। लेट द टाइम टेकन बाय बिगर पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली बी एक्स आर, और छोटे वाले को वाई आर लग रहे हैं। ये पूरा आप लिख दो यहां पे, लेट द टाइम टेकन, let the time taken by bigger pipe, okay, या लिख लो let the time taken by pipe of bigger diameter to fill the tank separately बी एक्स आर। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी वाई आर। ठीक है, ये बात हो गई। 12 घंटे तक इनको चलाया, मतलब देखो ये बड़े वाले पाइप की बात करूं, बिगर पाइप की मैं बात करूं, बिगर पाइप की कभी मैं बात कर रहा हूं तो क्या क्या कहा है उन्होंने। कहा कि वो एक्स आर में पूरे स्विमिंग पूल को भर लेता है। तो पूरे स्विमिंग पूल को भर लेता है मतलब मान लेते हैं स्विमिंग पूल को भरने का जो काम है वो हमारा 1 यूनिट का काम है ना। वो काम को मैंने मान लिया 1 यूनिट का। तो 1 घंटे में बड़ा वाला पाइप कितना पार्ट भरेगा स्विमिंग पूल का, 1/x।
भाई x घंटे में कभी वो पूरे स्विमिंग पूल को भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/x। तो 12 आवर में कितना भरेगा 12/x। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। अरे जैसा अपन ने उधर करा था, ए को किसी काम को करने में 5 दिन लगते हैं, है ना। ए को किसी काम को करने में, जैसे अपन ने क्या, ए ने किसी काम को 5 दिन तक किया, बी ने किसी काम को 6 दिन तक किया, है ना। और आपको उन दोनों का इंडिविजुअल वर्क निकालना था। तो क्या करा था अपन ने कि मान लिया कि ए अकेला उस काम को x दिन में कर लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/x। इसी तरीके से यहां लॉजिक लगा रहे कि x आर में मानो उसने एक काम किया, तो 1 आवर में कितना काम होगा 1/x। मतलब काम इज एक्चुअली यहां पर कितना स्विमिंग पूल भराएगा, 1 मतलब पूरा भरा गया, है ना, और 1/x मतलब उसका कुछ पार्ट भराया। जब 12 घंटे तक चला है तो 12/x भरा गया। इसी तरीके से स्मॉलर पाइप की कहानी को देखें, इसी तरीके से स्मॉलर पाइप की कहानी को देखें, तो स्मॉलर पाइप कितने घंटे चल रहा है y आर में पूरे स्विमिंग पूल को भर सकता है। तो 1 घंटे में स्मॉलर पाइप कितना पार्ट भरेगा 1/y। 12 घंटे में स्मॉलर पाइप कितना भरेगा 12/y। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इट कैन टेक 12 आवर टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 12 घंटे में मतलब 12/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1, पूरा स्विमिंग पूल भरा गया। ये पहली इक्वेशन तैयार। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर। जो बड़ा वाला डायमीटर है, जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है, उसको 4 घंटे तक चलाया, छोटे वाले को 9 घंटे तक चलाया। कभी इसको 4 घंटे चलाएंगे बड़े वाले को, है ना। अब ये 12 घंटे की जगह 4 घंटे चला लिया मानो, तो कितना काम कर पाएगा 4/x, क्योंकि 1 घंटे में 1/x करता है, तो 4 घंटे में 4/x करेगा। इसलिए 1 घंटे का मतलब 1 घंटे का कभी निकाल लोगे तो फिर कितना भी टाइम का आपको निकालना है तो आप अपने आप निकाल लोगे। इधर भी कितने घंटे चला रहे 9 आवर, तो वो कितना आएगा 9/y। पर इन्होंने एक बात बोली कि जब ऐसा कर रहे हैं मतलब 4/x प्लस 9/y, तो पूरा स्विमिंग पूल नहीं भरा रहा है, पूरा स्विमिंग पूल नहीं भरा रहा है, केवल हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो यहां पे इक्वल टू में 1 नहीं आएगा, इक्वल टू में हाफ आएगा। ये बात समझने की है। पूरे स्विमिंग पूल के काम को मैंने 1 मान लिया कि भाई पूरा स्विमिंग पूल भरा जाएगा, दैट इज माय 1 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक। अब मैंने उसको कैसे सोचा कि यार बिगर पाइप को मान लिया मैंने कि x आर लग रहे हैं अकेला, कभी वो अकेला ही मैं बड़े पाइप से भरूं पूरे स्विमिंग पूल को, तो x आवर्स में वो पूरे स्विमिंग पूल को भर देगा। तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा 1/x ही भर पाएगा। कभी x घंटे में वो पूरा भर रहा है तो 1/x भरेगा। 12 घंटे में 12/x। ये बात समझ तो पा रहे होंगे। तो बस ये दोनों इक्वेशन तैयार है, 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, सॉल्व हो जाएगी। यहां से बन जाएगी आपकी 12u प्लस 12v इज इक्वल टू 1, 4u प्लस 9v, 4u प्लस 9v इज इक्वल टू हाफ। इधर देखे तो इंटू 1 कर दिया, इधर देखा तो इंटू 3 कर दिया। तो ये तो पहली इक्वेशन तो 12u प्लस 12v इक्वल टू 1 ही रहेगी, क्योंकि इंटू 1 किया। पर दूसरी इक्वेशन को जब इंटू 3 कर दिया तो ये 12u हो जाएगा, ये 27v हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। माइनस करते हैं जरा, तो 27 में से 12 जाएंगे तो -15v आएगा, इधर आएगा -1/2 आएगा, तो v की वैल्यू आ गई 1/30। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए थे, और v अपन ने माना था 1/y, 1/30, तो y कितना आ गया 30 आवर्स। मतलब छोटे वाले पाइप को 30 घंटे लगेंगे अकेला स्विमिंग पूल को भरने में। अब u की वैल्यू निकालनी है तो ये तरीका भी कि v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। यहाँ पे 4u प्लस 9v, इस वाली में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, 1/30 इज इक्वल टू 1/2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा कितना 10, तो 4u 1/2 माइनस 3/10, तो ये 10 एलसीएम, 5 माइनस 3 दैट इज 2/10, यह आ जाएगा 1/5, 4u, u की वैल्यू आ गई 1/20, और ये होता है 1/x। तो यहां से आ गया आपका x बराबर 20 आवर्स।
बड़े वाले पाइप को 20 घंटे ही लगेंगे, छोटे वाले पाइप को 30 घंटे लगेंगे, स्विमिंग पूल आपका भरा जाएगा। सबको सारी बातें समझ में आई? तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही पप्पू सवाल था, सारी बातें समझ में आ गई। तो बस इसी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का समापन हो गया है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया। अब तुमको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, तो तुमको केवल वो फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और इनके। तुम अपने आप सारी चीजें लगा लोगे। मेन पार्ट है उनको सॉल्व कैसे करना है, वो तुम्हें आ गया है तो तुम क्वेश्चन कोई सा भी बना लोगे। अब प्रैक्टिस करो, जितने वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप गैरअप हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोट, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। मतलब कोई चीज को डिले मत करो कि मैं कल कर लूंगा। चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था एनसीईआरटी बुक कभी लग गई है तो जो भी रेफरेंस बुक लगाते हो, जो भी सैंपल पेपर सॉल्व करते हो कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। कभी कोई डाउट आते हैं तो पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।